सावित्री देवी हाथ में स्वागत की थाली लिए अपनी दोनों बहुओं का स्वागत करती हैं। अब मेरी दोनों बहुओं जल्दी से इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। क्या माँ जी, एक कमरे का घर? आपको पता नहीं है मैं कितने अमीर घर से हूँ और मेरे माँ बाप ने कितना दहेज दिया है। अब मैं ये सारा सामान कहाँ रखूंगी? क्या फर्क पड़ता है देवरानी जी, ससुराल चाहे एक कमरे का हो या 4 कमरों का, रहना तो हम सबको एक साथ मिलकर ही है ना। ओफ, इन गरीब लोगों को कैसे समझ आएगा जिन्होंने पूरी जिंदगी एक कमरे में ही बिता दी हो। खैर रोहन, तुम बेड को कहीं एडजस्ट कर दो, बाकी सब सामान मेरे घर लौटा दो। जब हम बड़ा घर ले लेंगे तब उस सामान को ले लेंगे। सावित्री की छोटी बहू अंकिता उस बेड को एक जगह रखवा लेती है, फिर आराम से उस बेड पर अपने पति के साथ लेट जाती है। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी बहू रेखा अपने पति और सास के साथ जमीन पर चटाई बिछाकर लेट जाती है। विनोद जी माफ करना, मेरा परिवार इतना अमीर नहीं था कि कुछ दे पाए। तो मैं कौन सा अमीर हूँ रेखा, और मुझे सब कुछ अपनी मेहनत से कमाना है, ना कि ससुराल वालों से कुछ लेना है। उन दोनों की बात बेड पर सो रहे अंकिता और रोहन सुन लेते हैं। अंकिता मुंह बनाते हुए कहती है, आए बड़े हमें सुनाने वाले। भूलो मत जेठ जी कि आप बेरोजगार हो, इसलिए बड़े होकर भी जमीन पर सो रहे हो। अरे छोटी बहू, तू क्यों गुस्सा होती है, वो तो बस ऐसे ही बोल रहा था। रहने दो माँ, मैं सब जानता हूँ भैया का क्या मतलब था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जहाँ देवर और देवरानी बिस्तर पर सोते, तो वहीं जेठ और जेठानी नीचे जमीन पर चटाई लगाकर सोते हैं। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और उनकी छत टपकना शुरू हो जाती है। उफ, ये सब आखिर क्या है रौनक, तुम्हारे घर की छत टपक रही है। बहू, तुझे बताया था ना मैंने, हमारा घर बहुत पुराना है, इसलिए अक्सर बरसात में ये ऐसे ही टपकती रहती है। माँ जी, मेरी तरफ की चटाई भी गीली हो गई, ऐसे में ठीक से सो नहीं पाएंगे। बहू, तू मेरी तरफ आकर सो जा, इस तरफ सूखा है। वाह माँ जी, अपनी गरीब बहू पर बड़ा प्यार आ रहा है और अमीर बहू से इतनी नफरत, जबकि हम सब एक ही कमरे में रहते हैं, फिर भी इतनी नफरत। तुम बेड पर सोई हो इसलिए कह रही हूँ इसे छोटी बहू। ठीक है ठीक है, सुनो जी, कल सुबह होते ही तुम अपनी तरफ की छत और दीवार पक्की करवा लेना। जैसे तैसे वो लोग सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह अंकिता अपनी तरफ की दीवार और छत ठीक करवा लेती है, साथ ही उसमें रंग भी करवा देती है। छोटी बहू, अगर तू काम करवा ही रही थी तो पूरी छत की मरम्मत करवा लेती। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते, मेरा पति सारा दिन मेहनत करे और मैं उनके पैसे तुम लोगों पर बहा दूं। रहने दीजिए माँ जी, आप इसे कुछ मत बोला करो। देवरानी जी की बातों से साफ साफ पता चलता है कि इसे हम गरीबों से सख्त नफरत है। अगले दिन फिर से बारिश शुरू हो गई और रात में अंकिता तो आराम से बिस्तर पर सोई, लेकिन गरीब जेठानी की तरफ छत टपकने की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाई। सुनिए जी, छत टपकने के कारण ज्यादा पानी हमारी तरफ आ रहा है, ऐसे तो हम सो नहीं पाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं कल कोई जुगाड़ करता हूँ। अगली सुबह अंकिता अपनी गरीब जेठानी का मजाक उड़ाती है। गरीब जेठानी जी, लगता है आप ज्यादा ही दुखी हैं। आंखें कैसी लाल हो रखी हैं? लगता है सारी रात सो नहीं पाई। वैसे कल रात मैं भी ठीक से सो नहीं पाई, वो क्या है ना, गर्मी ज्यादा लग रही थी। खैर कोई नहीं, मुझे तो एक फोन घुमाना है, फिर मेरे माँ बाप एक इशारे पर मेरे लिए एसी भिजवा देंगे। अंकिता ऐसा ही करती है, अपनी माँ से फोन करके वो अपने घर पर एसी लगवा लेती है, लेकिन एक ही कमरे में एसी लगने की वजह से उसकी हवा सभी को मिल रही थी, यहाँ तक कि उस गरीब जेठानी को भी, और ये बात अंकिता को हजम नहीं होती। एसी मैंने अपने लिए लगवाया रौनक, ना कि उस गरीब जेठानी के लिए, वो मुफ्त में ही हवा खा रही है। तो तुम बताओ डार्लिंग, तुम क्या चाहती हो? कुछ पर्दे ले आओ और उसे कमरे के बीच में लगा दो, ताकि एसी की हवा उस तरफ ना जा पाए। अंकिता अपनी गरीब जेठानी से इस हद तक नफरत करती थी कि वो उसे एसी की हवा भी लगने देना नहीं चाहती थी। गरीब बहू सारा दिन काम करती, लेकिन फिर रात को वो गर्मी या बारिश की वजह से ठीक से सो नहीं पाती। रौनक, तुम आज ही जाकर मिस्त्री पकड़ कर ले आओ, मैं अपनी तरफ का हिस्सा ऊंचा करवा लूंगी। इस गरीब की वजह से हमें भी ये पानी की किचकिच झेलना पड़ता है, और फिर बारिश का गंदा पानी मेरी तरफ जमा हो जाता है। बहू, किसी गरीब को इतना सताना भी ठीक नहीं है। आप तो चुप ही रहिए माँ जी। अच्छा रौनक, आज ना मेरा समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है, तुम बाहर से हम दोनों के लिए ले आओ ना। हाँ हाँ, मैं अभी ले आता हूँ। फिर शाम को तेज बारिश होती है, जिससे घर में पानी भर जाता है। उधर चूल्हा गीला होने के कारण गरीब बहू खाना नहीं बना पाती और उन तीनों को भूखा ही सोना पड़ता है। ये देख देवरानी कहती है, गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अब बस भी कर छोटी बहू, तू अमीर है इसका मतलब ये नहीं हमारी बार बार बेइज्जती करेगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज रौनक ऑफिस से घर लौट रहा था तो गड्ढे में उसका पैर फंस जाता है।
जिस वजह से उसके पैर में काफी चोट आ जाती है और अब वो बिस्तर पकड़ लेता है और अब वो नौकरी पर भी नहीं जा पाता। अंकिता को पैसों की कमी होने लगती है और वो अपनी माँ को फोन करके हेल्प मांगती है। माँ देख लो अगर कुछ हेल्प हो जाए। बेटी मैंने तो तुझे पहले ही उस गरीब से शादी करने के लिए मना किया था, लेकिन तू ही नहीं मानी। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमने तेरी बहुत मदद की, लेकिन अब और नहीं कर सकते। तेरे पापा को काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिस वजह से अब कंपनी बंद होने की कगार पर है। लेकिन माँ इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है, इनकी नौकरी चली गई है। माफ करना बेटी, लेकिन मैं तुम्हारी अब और हेल्प नहीं कर सकती। इतना कहकर अंकिता की माँ फोन रख देती है। तभी अंकिता का जेठ अशोक खुशी खुशी घर आता है। रेखा, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और तनख्वाह भी डबल है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जीते रहो बेटा, अब हमें किसी के आगे नहीं झुकना पड़ेगा और ना किसी की बातें सुननी पड़ेंगी। ये सुनकर अंकिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन सब से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी अमीरी के घमंड में आकर ना जाने आप लोगों को क्या क्या कहा, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं देवरानी जी, एक घर में 4 बर्तन रहेंगे तो खटकेंगे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। और वैसे भी हम सब एक घर एक कमरे में रहते हैं, तो हमारे बीच कितनी भी दूरियां आए, लेकिन मुसीबत की घड़ी में हमारा सब परिवार एक ही है। और अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इस तरह पूरा परिवार एक हो जाता है और सारी मुसीबतों का सामना एक साथ करते हैं।